नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं जो लेके आए हो, पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, पहले हमारा डीएडीआर 5%, 6%, 7% तक बढ़ा करता था। क्या अब जो आंकड़े आए हैं सामने एआईसीपीआईएन के, उन आंकड़ों के बेस पर आगे डीएडीआर 3, 4 या 5% बढ़ सकता है? इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि आंकड़े आ चुके हैं। आगे लाइव आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। आगे कैलेंडर जारी किया गया है कि किस तरीके से पे कमीशन अब क्या काम करेगी, किसके साथ मुलाकात करेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिस पर प्रमोशन के लिए अनविलिंग किए हुए एक पेंशनर को एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया है। उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने का माननीय कोर्ट ने आदेश सुना दिया है। क्या है मसला, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप ड्यूटी के दौरान फैमिली मेंबर थे, यानी कि बच्चों के साथ आप अगर ड्यूटी स्टेशन में रहते थे, या तो फिर रिटायरमेंट के समय पर भी आप अगर बच्चों के साथ रहते थे, तो आपके लिए और एक क्लेम लागू हो सकता है। इसके बारे में भी आगे डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 जानकारियों के साथ। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। एक के बाद एक कार्यक्रमों का जारी किया कैलेंडर। जी हां, 8वें पे कमीशन ने एक के बाद एक कार्यक्रम का कैलेंडर जारी कर दिया है। जी हां, चलिए सीधे सीधे 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में समझते हैं। तो ये रहा दोस्तों 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में देखिए, ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 लेटर आज ही जारी कर दिए गए हैं। देखिए 1 मई 2026 का ये लेटर है, 1 मई 2026 का ये लेटर है, ये भी 1 मई 2026 का लेटर है। 3 लेटर, यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन। देखिए सबसे पहले ये नीचे वाला लेटर हम देखते हैं। अब इस नीचे वाले लेटर में आपको दिखाई देगा कि 8वें पे कमीशन ने कौन सा शेड्यूल जारी किया है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सेंट्रल पे कमीशन, 1 मई 2026 का ये लेटर है। ये देखिए, द 8 सेंट्रल पे कमीशन शैल बी विजिटिंग हैदराबाद तेलंगाना ऑन 18th एंड 19th मई 2026, यानी कि 18 और 19 मई को मंडे और ट्यूसडे को हैदराबाद और तेलंगाना में 8वां पे कमीशन का विजिट होने जा रहा है। वही सेम इंस्ट्रक्शन है। Concerned stakeholders including central government organizations, institutions and unions associations desirous to interacting with the commission at Hyderabad may kindly submit memorandum at commission's website HCPC and thereafter submit their request seeking an appointment wide। ये देखिए यहां पर आपने अपॉइंटमेंट के लिए जो है करना है, यानी कि देखिए, और 8 मई से पहले पहले करना है। कोई अगर जो हमारे एसोसिएशंस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो अगर हैदराबाद में मुलाकात करना चाहें 8वें पे कमीशन से, तो वो मुलाकात कर सकते हैं। इसी की जानकारी यहां दी गई है। चलिए अगला जो लेटर है वो कहां के लिए बताया गया है। ये तो था हैदराबाद के लिए। अब दूसरा देखिए, और कहां कहां जो है विजिट होने वाला है पे कमीशन का। ये देखिए दूसरा जो जगह है, सेम वैसा ही लेटर है, 1 मई 2026 का लेटर है। और ये लेटर है, द 8 सेंट्रल पे कमीशन शैल बी विजिटिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 जून टू 4 जून, यानी कि 1 जून से लेकर 4 जून तक 4 दिन का कार्यक्रम है दोस्तों। वहां भी सेम है। पहले गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है जिस पर मेमोरेंडम सबमिट करना है, उसके आगे फिर दूसरा एक जो है लिंक दिया गया है, वहां पर अपॉइंटमेंट जो है लेना है। तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया गया है 1 जून से 4 जून तक का। इसके आगे और एक शेड्यूल है, और एक शेड्यूल में पे कमीशन कहां जा रही है। देखिए पे कमीशन अगले शेड्यूल में जा रही है। 8वां पे कमीशन का अगला शेड्यूल है, देखिए 8 सेंट्रल पे कमीशन, सेम 1 मई का लेटर है। और अब की बार विजिट है टू विजिट टू यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख भी जा रही है पे कमीशन। देखिए कहां ऊपर तक चढ़ रही है पे कमीशन। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मूल जगहों पर पे कमीशन जाती थी, लेकिन अब की बार पेंशनरों को, कर्मचारियों को, एसोसिएशंस को अपनी मांग पहुंचाने का भी मौका दिया गया है। और साथ ही साथ पे कमीशन दूर दराज वाले इलाके में भी विजिट कर रही है। तो लद्दाख में विजिट है दोस्तों 8 जून को। देखिए 8 जून को विजिट है, और सेम वही तरीका है, पहले सबमिट करना मेमोरेंडम, उसके आगे फिर अपॉइंटमेंट लेना है। और ये 16 मई से पहले पहले ये कार्रवाई कर लेना है, ताकि पे कमीशन के साथ कोई अगर मुलाकात करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए पे कमीशन की तरफ से ताबड़तोड़ इस तरीके से अलग अलग जगहों पर विजिट करके, मीटिंग्स करके कर्मचारियों का, पेंशनर्स का पक्ष जानने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी बात है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है दोस्तों, आगे बढ़ने वाले डीएडीआर के आंकड़े हुए जारी। अब डीए पहुंचेगा 3% बढ़ोतरी के साथ 63% या 5% बढ़ोतरी के साथ 65%। जी हां दोस्तों, डीएडीआर के आंकड़े जारी हुए हैं मार्च महीने के, एआईसीपीआईएन के आंकड़े हैं। इन्हीं आंकड़ों के बेस पर आगे हमें डीएडीआर की बढ़ोतरी मिलेगी। पहले हमें मिला करती थी 5%, 6%, 7% तक मिला करती थी। अब की बार जो मार्च के आंकड़े आए हैं उनमें उछाल हुआ है। तो क्या यह उछाल हमें 65% तक जुलाई 2026 से डीए को पहुंचा पाएगा? इसको लेकर के चलिए जो आंकड़े जारी हुए हैं और साथ ही साथ लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आगे अगर आंकड़ों में उछाल हो या बिल्कुल कटौती भी हो तो हमारा डीएडीआर आगे 63 तक पहुंचेगा या 65 तक पहुंचेगा, उसको लाइव समझते हैं कैलकुलेटर। दोस्तों, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एआईसीपीआईएन के महंगाई के आप आंकड़े देख पा रहे हैं। 30 अप्रैल 2026 के प्रेस रिलीज के जरिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इन आंकड़ों में पिछले महीने के मुताबिक मार्च के महीने में उछाल हुआ है। जी हां, उछाल 0.6 का हुआ है। फरवरी महीने के अगर हम आंकड़े देखें तो 148.5 था। अब मार्च के महीने में जो आंकड़े आए हैं 149.1 के आंकड़े आए हैं। तो अब इन आंकड़ों के साथ आगे हमारा जुलाई 2026 से जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होनी है वो कहां तक पहुंचेगी, वो मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं कि जैसे पहले हुआ करता था 5%, 6% डीए की बढ़ोतरी होती थी, तो अब की बार जो आंकड़े आए हैं, क्या इन आंकड़ों की वजह से आगे आने वाले समय में 4 या 5% का डीए की बढ़ोतरी जुलाई 2026 से मिल सकता है? उसी को हम लाइव देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आपके लाइव डीएडीआर कैलकुलेटर आप देख पा रहे हैं, जिसमें 2025 के दिसंबर महीने तक के आंकड़ों को लेकर के जो डीएडीआर का परसेंटेज 60.35 बना था, अब इसके हिसाब से हमें जनवरी 2026 से 60% डीएडीआर मिल चुका है, जिसका अब 4 महीने का एरियर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा और मई के महीने से हमें 60% के हिसाब से डीएडीआर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जनवरी और फरवरी के आंकड़े पहले ही आ चुके हैं और फरवरी तक के ये जो 148.5 के आंकड़े हैं, इनके हिसाब से हमारा डीएडीआर अभी तक 61.37% पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब 4 महीने के आंकड़े आने बचे हुए हैं, जिनमें से मार्च महीने के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें एक मामूली सा बढ़त के साथ 149.1 के आंकड़े आ चुके हैं। तो इस हिसाब से आगे अप्रैल, मई, जून के आंकड़े आएंगे। तो अब हम लाइव डीए कैलकुलेटर में समझते हैं कि हमारा जुलाई 2026 से मिलने वाला डीएडीआर का अंदाजतन आंकड़ा क्या निकलता है। तो जैसे कि हमने देखा 149.1 के आंकड़े आ चुके हैं, तो 149.1 के जैसे हमने आंकड़े डाले तो ये डीएडीआर 61.37 से 61.93 पहुंचता है। वहीं अगर हम डीएडीआर में अगर बढ़ोतरी ना भी हो, अगर हम माने कि 149.1 ही रह जाए अप्रैल के आंकड़ों में, तब डीएडीआर 62.45 पहुंचता है। उसी हिसाब से आगे मई में जाकर के मान लीजिए डीएडीआर के इन आंकड़ों में, एआईसीपीआई के आंकड़ों में जो है कटौती हो जाती है, मान लीजिए 148.5 में आ जाते हैं, तब आंकड़े पहुंचते हैं 62.86 और आगे जाके जून के महीने में भी केवल 149 तक ही रह जाता है, तब भी हमारा डीएडीआर 63% पहुंचता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आंकड़ों में गिरावट भी हो जाए तो अगला डीएडीआर की बढ़ोतरी 3% तय है, बिल्कुल 3% तय है। और इसी में अगर आंकड़ों में भारी उछाल हो जाए, मार्च तक के आंकड़े तो आ चुके हैं, अब अप्रैल के महीने के आंकड़ों से अगर भारी उछाल हो जाए 149.8 हम मान लेते हैं, आगे फिर उसके अगले महीने में 150.8 मान लेते हैं और उसके आगे के आंकड़े में मान लीजिए 151.9 हो जाता है, तब भी डीएडीआर 63.77। कहने का मतलब है डीएडीआर के ये एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में आगे अप्रैल, मई, जून के आंकड़ों में भारी से भारी गिरावट भी हो जाए तब भी 63% और बहुत ज्यादा उछाल भी हो जाए तब भी 63%। कहने का मतलब है जुलाई 2026 से हमारा जो डीएडीआर पहुंचेगा वो 63% पहुंचेगा। अब आंकड़ों में अगर उछाल भी हो जाए या आंकड़ों में अगर गिरावट भी हो जाए तब भी हमारा डीएडीआर जुलाई 2026 से 63% यानी कि 3% की बढ़ोतरी लिख के रख लीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या रिटायरमेंट आने समय आप ड्यूटी स्टेशन पर अपने परिवार के साथ रहते थे तो आपको यह क्लेम लागू है? जी हां, अगर रिटायरमेंट आते टाइम आप अपने परिवार के साथ ड्यूटी स्टेशन में रह रहे थे, क्वार्टर अलॉटमेंट के साथ आप रह रहे थे, तो आप जब
पेंशन आउट हो जाते हैं तो ड्यूटी स्टेशन से लेकर के आपके घर तक का लगेज क्लेम आपको लागू है, जिसको हम ट्रक क्लेम भी कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ पेंशनर को एक जवाब पीएओआर ने दिया है, पहले उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप पे अकाउंट ऑफिस यानी कि पीएओआर आर्टिलरी का लेटर देख पा रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल 2026 का लेटर है, जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। और ये लेटर जुड़ा हुआ है दोस्तों लगेज क्लेम से, जी हां, जिसको हम ट्रक क्लेम भी कहते हैं। और आप अगर पेंशन आते टाइम फैमिली मेंबर थे, परिवार के साथ अगर ड्यूटी स्टेशन में रहते थे और पेंशन आते टाइम परिवार को लेकर घर आए हैं, तो आपको आपका ट्रक क्लेम हो या लगेज क्लेम हो वो लागू है। उसी को लेकर के ये लेटर है। देखिए 47,000 रुपए का इनका क्लेम था। द लगेज क्लेम फॉर ₹47,000 was received in January 2022 and returned to unit with the observation that NAC का मतलब होता है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट at all duty station and family details including the date of marriage were not attached. It was also intimated that under TR 72 luggage claim is not admissible after that the claim has not been received in this office till date. यानी कि इन पेंशनर का लगेज क्लेम जनवरी 2022 को पीओआर को मिला था, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, फैमिली डिटेल्स नहीं था और साथ ही साथ जो ट्रेवल का जो पैराग्राफ है वो भी गलत था। तो इसको लेकर के ऑब्जर्वेशन करके यूनिट को भेजा गया, जिसके बाद वापस से ऑब्जर्वेशन सेटल होने के बाद वो क्लेम हमारे पास नहीं आया, ऐसा पीओआर का कहना है। आगे, इन केस एनी क्लेम इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर कोई क्लेम रास्ते में गुम हो जाता है, आवाजाही के दौरान गुम हो जाता है, और डुप्लीकेट क्लेम अलोंग विथ ऑल द एनक्लोजर्स duly attested CTC copy and a waiver certificate in terms of Rule 43 of FR Part 2 may be forwarded for further necessary action. अगर गुम भी हो जाता है तब भी रास्ता है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका CTC फोटोकॉपी CTC करके और साथ ही साथ जो एक वेवर सर्टिफिकेट जो कि फाइनेंशियल रूल पार्ट 2 का 43 नंबर रूल के हिसाब से अगर भेजा जाए तो उसके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा, ऐसा पीओआर का कहना है। द क्लेम में बी रीसबमिटेड इन कंप्लायंस विद द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए बातों को मद्देनजर रखते हुए आपका क्लेम दोबारा से सबमिट कर दीजिए, प्रोसेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेंशन आते टाइम अगर कोई भी लगेज क्लेम आपने अगर सबमिट किया है, वो अगर पारित होकर के आपको पैसा नहीं मिला है, तो आपने यूनिट से पता करना है कि कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं आया है, और अगर ऑब्जर्वेशन है तो उसको सेटल करके भेजना है। दोस्तों, आपको भी लगेज क्लेम का पैसा जरूर मिल सकता है। आपने अगर पेंशन आते टाइम कोई लगेज क्लेम सबमिट किया है तो आपको उसका चेक रखना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन आया है तो उसको सेटल कराने के लिए यूनिट के साथ लाइजन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पैसे आपको मिल पाएंगे। तो आप में से भी अगर कोई ड्यूटी स्टेशन से आखिर टाइम में फैमिली के साथ पेंशन आउट हुए हैं, तो आप भी लगेज क्लेम ड्यूटी स्टेशन से लेकर के घर तक का कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए लागू है। ये जो फाइनेंशियल रूल है, जो ट्रेवल रेगुलेशन है, उनके बेस पर आपको ये जो है एंटाइटलमेंट लागू है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, प्रमोशन अनविलिंग किया पर फिर भी मिलेगा एमएससीपी कोर्ट का शानदार आदेश। जी हां दोस्तों, पेंशनर ने यूनिट का कहना है कि प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया था जब वो सर्विस में थे। 17 साल की सर्विस में वो रिटायर हो गए, लेकिन 17 साल से पहले ही उन्होंने अनविलिंग कर दिया था, जिस वजह से उनको नायक का एमएससीपी तो दिया, लेकिन हवलदार का एमएससीपी देते टाइम यह कहा गया कि आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया है, जो कि प्रमोशन बोर्ड वगैरह में भी एंट्री है, इसलिए आपको प्रमोशन भी नहीं मिला। अब आपको हम जो है एमएससीपी भी ग्रांट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल बोलता है कि प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया तो एमएससीपी नहीं मिलेगा। लेकिन यह मसला जब कोर्ट में गया तो माननीय कोर्ट ने कैसा जजमेंट दिया, चलिए माननीय कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का यह एक बेहतरीन आदेश है। 28 अप्रैल 2026 का यह आदेश है, जिस आदेश के जरिए एमएससीपी के एक केस को लेकर के पेंशनर के फेवर में जजमेंट सुनाया गया। जी हां, पेंशनर ने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया था, यह यूनिट का कहना है, जिसके बेस पर उनको एमएससीपी हवलदार से मना किया गया। इन पेंशनर को एमएससीपी नायक मिल चुका था, लेकिन आगे यूनिट का कहना है कि पेंशनर ने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया, जिस वजह से उन्होंने पेंशनर को जो एमएससीपी 2 है, यानी कि हवलदार ग्रेड का एमएससीपी है, वो नहीं दिया। तो इसको लेकर के जब ग्रीवेंस डाला गया, लेकिन यूनिट ने जब मना किया, तब पेंशनर पहुंच गए कोर्ट में, और कोर्ट में माननीय कोर्ट में पेंशनर ने साफ साफ ये कह दिया कि मैंने तो अनविलिंगनेस नहीं दिया है। और आगे जब सुनवाई हुई तो यूनिट की तरफ से, यानी कि जो सरकारी पक्ष की तरफ से
कोई भी अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया जा सका। जी हां, यूनिट का कहना तो है कि उन्होंने अनविलिंग किया है, और प्रमोशन बोर्ड जो है यूनिट का, उस प्रमोशन बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल ने अनविलिंग किया है, लेकिन इंडिविजुअल का अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। अब ऐसे केस में मान्य कोर्ट ने जो सुनवाई की, उस सुनवाई के बाद मान्य कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि अगर आपके पास अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो पेंशनर को एमएससीपी देना पड़ेगा। जी हां, ये 11 नंबर पैराग्राफ में देखिए मान्य कोर्ट ने क्या कहा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग लर्न्ड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट हैड नॉट सबमिटेड एनी अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट। जो एप्लीकेंट हैं, जो पेंशनर हैं, उनके वकील साहब ने ये बोला कि इंडिविजुअल ने अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। Perusal of record, it transpires that it is not clear whether the applicant had submitted his unwillingness or not, as there is no record available with the respondents। यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद ये पाया गया कि इंडिविजुअल ने अनविलिंगनेस दिया है या नहीं दिया है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इन द सर्कमस्टेंसेस बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द एप्लीकेंट। यानी कि ऐसा अगर सर्कमस्टेंस, ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वो एप्लीकेंट के फेवर में जाता है, पेंशनर के फेवर में जाता है। देयरफॉर वी आर ऑफ द व्यू दैट द एप्लीकेंट is entitled to the benefits of second MSCP हवलदार ग्रेड with effect from 9 जनवरी 2017। यानी कि सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को मानते हैं कि एमएससीपी सेकंड अपग्रेडेशन के लिए पेंशनर एंटाइटल्ड हैं, इसीलिए उनका एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उनका एमएससीपी हवलदार ग्रेड का जो है अपग्रेडेशन लागू करने का ये आदेश माननीय कोर्ट ने सुना दिया। देरी किया तो 6% का इंटरेस्ट भी भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा आदेश माननीय कोर्ट ने सुना दिया, जो कि 28 अप्रैल 2026 का आदेश है। बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी, आपको लगता है कि रिटर्न में अगर आपने अनविलिंगनेस नहीं दिया है, फिर भी आपको एमएससीपी से मना किया जाता है, तो आपके लिए भी ये रास्ता खुला हो सकता है दोस्तों। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने लिखित में अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। आपका भी अगर रिटर्न में अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट सबमिशन नहीं है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो पेंशनर के फेवर में ही जाता है माननीय कोर्ट की तरफ से। तो आप सबने देखा, ऐसे कैटेगरी में अगर कोई है, अगर आपको मना किया जा रहा है तो आपके लिए कोर्ट का रास्ता खुला हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।